साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे और ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आपका यूपीएससी, पीसीएस या अन्य वनडे एग्जाम हो, और ये प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है इसमें वह यह है कि अभी हाल ही में आरबीआई ने यह कहा कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद समृद्धि जो है या जो ग्रोथ है वो पर्यावरण अनुकूल पथ पर है, अर्थात पर्यावरण के अनुकूल है। देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है। इस अध्ययन के अनुसार पारंपरिक जीडीपी की तुलना में जो हरित जीडीपी है वो तेजी से वृद्धि कर रही है। ठीक है, तेजी से वृद्धि कर रही है। इसके पीछे प्रमुख कारण भारत द्वारा उठाए गए कई सारे कदम हैं, जैसे कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती, संसाधन उपयोग दक्षता में सुधार और स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी इत्यादि। 2000 के दशक और 2010 के दशक में पारंपरिक जीडीपी वृद्धि दर जो थी, यदि 2000 के दशक में देखें तो पारंपरिक जीडीपी जो हम मेजर करते हैं वो 6.34% थी, जबकि 2010 के दशक में यह 6.71% हो गई बढ़ करके। इसके विपरीत, पारंपरिक जीडीपी के विपरीत यदि हम हरित जीडीपी की वृद्धि दर को देखें इस समय में, तो 2000 के दशक में यह 6.27% थी और 2010 के दशक में यह 6.61% थी। तो ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि 20वीं शताब्दी के पिछले 3 दशकों में, यदि हम लोग 21वीं सदी में हैं, यदि 20वीं शताब्दी में की बात करेंगे तो उसके पिछले 3 दशकों में रुझान जो है इसके विपरीत था। इसका अर्थ है कि उस अवधि में समृद्धि अर्थात ग्रोथ जो है वो पर्यावरण को अधिक हानि पहुंचा रही थी। यदि हम हरित जीडीपी की बात करें तो हरित जीडीपी राष्ट्रीय आय की गणना में कई सारी चीजों को शामिल करती है। कौन कौन सी चीजें? इसमें पर्यावरण क्षरण, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास तथा संसाधनों और पर्यावरण की बचत है। इसमें जीडीपी में से जो जीडीपी होता है, जीडीपी में से कार्बन उत्सर्जन लागत, अपशिष्ट सृजन की अवसर लागत और प्राकृतिक संसाधनों की कमी की समायोजित बचत को घटाना शामिल होता है। मतलब इन चीजों को जब आप जीडीपी से हटा देते हैं या घटा देते हैं तो वो हरित जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार वर्ष 1993 में 1993 में हरित जीडीपी का विचार प्रस्तुत किया था। तो ये फैक्ट जो है आप याद रखिएगा कि हरित जीडीपी का कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले किसने दिया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने। कब दिया था? 1993 में। हरित जीडीपी के मेजरमेंट से लाभ क्या है, इसको मापने के लाभ क्या है? तो देखिए, पहला चीज, यह किसी देश की समृद्धि अर्थात ग्रोथ संबंधी आकांक्षाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने पर बल देती है। दूसरा, यह समृद्धि अर्थात ग्रोथ को समग्र दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जीडीपी की पारंपरिक गणना में पर्यावरण क्षति की लागत की उपेक्षा की जाती है, जबकि हरित जीडीपी में ऐसा नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए यह नीति निर्माण में मदद मिलती है इससे। कुछ अन्य चीजों को देखें यदि हम, तो देखिए, पर्यावरणीय कुजनेट वक्र या इन्वायरमेंटल कुजनेट वक्र के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए, ये इसको दिखाया गया, इस कर्व को जो है दिखाया गया है। इसमें जो ग्राफ बनाया गया है तो आप इस पे देखेंगे, एक्स एक्सिस पे जो है जीडीपी पर कैपिटा अर्थात इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाया गया है, जबकि वाई एक्सिस पे जो है लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो पर्यावरणीय क्षरण है उसके लेवल को इंगित किया गया है। और इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है। एक पहला है प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, जो प्री इंडस्ट्रियल अर्थव्यवस्था रही है। दूसरा है इंडस्ट्रियल अर्थव्यवस्था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू होता है, औद्योगिकीकरण चालू होता है तब। और इसके बाद पोस्ट इंडस्ट्रियल, जब सर्विस सेक्टर बेस्ड हमारी इकोनॉमी हो जाती है, जैसा कि वर्तमान में चल रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे, जब प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था थी, उस समय लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो पर्यावरणीय क्षरण था, वो आपका कम रहता है। इस समय आपका जीडीपी पर कैपिटा इनकम भी कम रहता है और ये जो डिग्रेडेशन था वो भी कम था। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम, जीडीपी पर कैपिटा इनकम मतलब पर कैपिटा बढ़ती है या जीडीपी बढ़ती है, वैसे वैसे आप देखेंगे लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वो भी बढ़ता है। और ये सबसे अधिक कब होता है?
ये आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के समय में यह सबसे अधिक होता है। और इसके बाद फिर से ये ढलान आता है इसमें। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल अर्थात सर्विस सेक्टर बेस्ड जब इकोनॉमी हमारी होती है तो ये जो डिग्रेडेशन है वो लगातार फिर से घटना चालू हो जाता है। तो यही इस जो आपका कुजनेट या पर्यावरणीय कुजनेट वक्र है ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए इसमें जो पर्यावरणीय कुजनेट वक्र है इसका तर्क है कि आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरणों में प्रदूषण स्तर और प्रति व्यक्ति आय के बीच एक सकारात्मक संबंध प्रतीत होता है। यहां पे जो शुरू में हमने देखा यहां पे क्या था कि जब प्रति व्यक्ति आय कम था तो उस समय आप देखेंगे जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन था वो भी कम था, अर्थात यहां पे सकारात्मक संबंध दिखाई पड़ता है। अब कुछ अन्य चीजों को यहां पे देखें यदि तो हरित जीडीपी को मापने के लिए भारत के जो प्रयास हैं उन प्रयासों की बात करें तो देखिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने प्राकृतिक पूंजी लेखांकन तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन जिसे शॉर्ट में NCAVES के नाम जानते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इस प्राकृतिक पूंजी लेखांकन तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन के तहत पर्यावरणीय लेखांकन का संकलन शुरू किया गया। यह जो NCAVES है यह परियोजना वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपीय संघ ने शुरू की थी। तो ध्यान रखिएगा जो प्राकृतिक पूंजी लेखांकन तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन की यह जो विधि है यह जो परियोजना है इसे 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात UN और यूरोपीय संघ ने मिलकर प्रारंभ किया था। इसे पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन के लिए ज्ञान और लेखांकन प्रक्रिया को बेहतर बनाने हेतु शुरू किया गया था। भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हरित लेखांकन परियोजना GAISP शुरू की गई है। ये GAISP का पूरा नाम इंग्लिश में क्या है? ग्रीन अकाउंटिंग फॉर इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज प्रोजेक्ट है। देखिए इसका उद्देश्य जो है इस GAISP का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की दृष्टि से समायोजित राष्ट्रीय आय लेखाओं के लिए एक ढांचा तैयार करना है। यहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा कि उत्तराखंड जो है अपने 4 महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन, ये 4 महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? वायु, जल, वन और मृदा को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इन प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा राज्य के सकल पर्यावरण उत्पाद ग्रास इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट को निर्धारित करेगी। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सबसे भारी रॉकेट जिसका नाम है LVM-3M2 ने OneWeb के 36 उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। तो आगे बढ़ने से पहले OneWeb क्या है, इस OneWeb को थोड़ा सा जान लेते हैं OneWeb के बारे में। तो देखिए OneWeb जो है ये OneWeb भारत के भारतीय एंटरप्राइजेज और यूनाइटेड किंगडम सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ध्यान रखिएगा इसको, OneWeb जो है भारत के भारतीय एंटरप्राइजेज और यूनाइटेड किंगडम सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में उच्च गति और कम लेटेंसी वाली कनेक्टिविटी प्रदान करना है। OneWeb उपग्रह 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर LEO अर्थात पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में कार्य करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए जो भारत का सबसे भारी रॉकेट है LVM-3M2 मिशन, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का पहला समर्पित व्यावसायिक उपग्रह मिशन था। अब NSIL अर्थात न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो यह अंतरिक्ष विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह भारतीय उद्योगों को अंतरिक्ष से संबंधित उच्च प्रौद्योगिकी आधारित गतिविधियों में शामिल होने के लिए सक्षम बना रहा है। इसके अलावा यह उभरते वैश्विक व्यावसायिक लघु उपग्रह प्रक्षेपण सेवा बाजार की मांग को भी पूरा कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, वैश्विक व्यावसायिक लघु उपग्रह जो छोटे उपग्रह उनके प्रक्षेपण का कार्य करता है। देखिए इन 36 उपग्रहों के प्रक्षेपण के साथ ही इसरो के बड़े मिशनों को संपादित करने की बढ़ती क्षमता भी प्रदर्शित हुई है। इसके अतिरिक्त इसरो
LVM-3 रॉकेट के माध्यम से विश्व की कंपनियों के कई उपग्रहों को प्रक्षेपित करके वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना सकता है। यदि हम विश्व के अन्य जो भारी रॉकेट हैं जिनसे उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है उनको यदि देखें तो इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण है, पहला है एरियन 5। यह यूरोप का सबसे भारी प्रक्षेपण यान है जिसकी लिफ्ट ऑफ भार जो है वो 780 टन है। ठीक है, जबकि लॉन्ग मार्च जो कि चीन का सबसे भारी प्रक्षेपण यान है, लिफ्ट ऑफ भार जो है 850 टन है। और वहीं फाल्कन हैवी, ये स्पेस एक्स, एलन मस्क की जो कंपनी है, स्पेस एक्स व्यवसायिक उपयोगों के लिए सर्वाधिक शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है। इसका लिफ्ट ऑफ भार 1420 टन है। वहीं स्पेस लॉन्च व्हीकल, ये नासा का नया प्रक्षेपण यान गहन अंतरिक्ष अन्वेषण पर लक्षित है। इसका लिफ्ट ऑफ भार जो है 3000 टन का है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए, वर्तमान में वैश्विक व्यावसायिक अंतरिक्ष क्षेत्र में बाजार में जो है व्यावसायिक अंतरिक्ष क्षेत्र बाजार में इसरो की जो हिस्सेदारी है वो 2% है, मात्र 2% है। LVM-3 M2 के प्रक्षेपण यान के बारे में बात करें तो इसे पहले भूतुल्यकालिक प्रक्षेपण यान जियोसिंक्रोनस मार्क 3 या GSLV MK3 कहा जाता रहा है। यह 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। 3 चरणों वाला, पहला चरण कौन सा है? इसमें क्रायोजेनिक ऊपरी चरण होता है, ठोस रॉकेट बूस्टर और कोर लिक्विड चरण। 3 चरण है, क्रायोजेनिक चरण, ठोस रॉकेट बूस्टर चरण और कोर लिक्विड चरण है। इसकी वहन क्षमता जो है पृथ्वी की निचली कक्षा LEO लो अर्थ ऑर्बिट के लिए 8 टन और भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा के लिए अर्थात GTO के लिए 4 टन तक है। यह ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बाद वैश्विक व्यावसायिक बाजार के लिए इसरो का दूसरा रॉकेट है। अभी तक जो हम लोग व्यावसायिक प्रक्षेपण करते रहे हैं वो PSLV के माध्यम से करते रहे हैं और अब LVM-3 M2 के माध्यम से भी वैश्विक व्यावसायिक प्रक्षेपण करेंगे, अर्थात अन्य देशों के उपग्रहों का प्रक्षेपण करेंगे। देखिए, यह जो है यह चंद्रयान 2 सहित 4 मिशन सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है। इस यान का उपयोग गगनयान जो कि मानव अंतरिक्ष उड़ान है, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए मिशन है, इसके प्रक्षेपण के लिए भी किया जाएगा। आगे बात करते हैं, स्थानीय स्तर पर विकसित कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T CAR-T सेल थेरेपी से 8 वर्षीय लड़की के ल्यूकेमिया का इलाज हुआ है। ठीक है, ल्यूकेमिया, ये इसको आप साधारण भाषा में ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं। देखिए, CAR-T अर्थात कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T थेरेपी जो है ये IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर ने स्वदेशी रूप से विकसित किया। तो ध्यान रखिएगा, ये कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T जो थेरेपी है इसे किसे विकसित किया है? IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इस अनुसंधान को राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत वित्त पोषित किया गया है, मतलब इसकी फंडिंग जो है वो राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत की गई है। अब राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन क्या है? तो यह जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद की पहल है। यह जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद की BIRAC की पहल है। इस स्वदेशी तकनीक से उपचार में आने वाला खर्च जो है वो अमेरिका में होने वाले खर्च से 10 गुना कम हो जाएगा, मतलब कम होगा। अब बात करते हैं CAR-T उपचार के बारे में। तो देखिए, CAR-T उपचार T कोशिका नामक प्रतिरक्षी कोशिकाओं को कैंसर से लड़ने के लिए प्रयोगशाला में संपादित या एडिट करने का एक तरीका है। जो संपादित या एडिटेड T कोशिका होती है, कैंसर कोशिकाओं को खोजकर उन्हें नष्ट कर देती है। T कोशिका एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका अर्थात व्हाइट ब्लड सेल है। व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है? हमें जो रोगजनक होते हैं, मतलब जो हम पे रोग हमला करते हैं, उनसे हमारा बचाव करता है। तो T कोशिका जो है ये बाहरी रोगजनकों पर हमला करती है। T कोशिकाओं को रोगी के रक्त से लिया जाता है, फिर उन्हें मतलब ह्यूमन के T कोशिका को बाहर निकाला जाता है और फिर उन्हें मानव निर्मित रिसेप्टर बनाने के लिए प्रयोगशाला में एक जीन जोड़कर उन्हें बदल दिया जाता है। मानव निर्मित रिसेप्टर को ही CAR अर्थात कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर कहा जाता है। कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं ये
प्रोटीन होते हैं जो टी कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं पर मौजूद एक विशेष प्रोटीन को पहचानने और उनसे आबद्ध होने में सहायता करते हैं। जो ये CAR-T अर्थात कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर टी है, ये इन कोशिकाओं का फिर रोगी के शरीर में वापस प्रवेश करा दिया जाता है। पहले इसे एडिट किया जाता है, फिर उसे शरीर में भेज दिया जाता है। अब इसके लाभ क्या हैं? ये जो कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर टी थेरेपी है, इसके लाभ क्या हैं? तो मौजूदा जो उपचार प्रणालियां हैं वो रोगियों के जीवन को कुछ वर्षों या महीनों तक बढ़ा देती हैं, जबकि जो कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर टी तकनीक है, ये कैंसर के कुछ प्रकारों का इलाज करने में भी सक्षम, मतलब पूर्णतः उसे खत्म करने में सक्षम है। कीमियोथेरेपी, जो कि कैंसर के इलाज में मुख्यतः किया जाता है, कीमियोथेरेपी के विपरीत जो कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर टी है, किसी एक रोगी के शरीर में केवल एक बार प्रवेश कराया जाता है। कीमियोथेरेपी कई बार किया जाता है। कैंसर के उपचार में कम समय लगता है और रोगी अधिक तेजी से ठीक होता है इस तकनीक की मदद से। अब बात करते हैं, देश के कई हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स देखा गया दिवाली के एक दिन बाद। देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब आ जाती है तो पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है और सूर्य ग्रहण केवल मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वो पूर्णतः धरती पर नहीं आ पाता। यहां ध्यान रखिएगा, सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स जो है केवल अमावस्या अर्थात न्यू मून के दौरान होता है। जबकि चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती है। इससे चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। चंद्र ग्रहण अर्थात ल्यूनर इक्लिप्स जो है ये केवल पूर्णिमा अर्थात फुल मून के दौरान होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है और जबकि चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दौरान होता है। अलग अलग प्रकार के सूर्य ग्रहण होते हैं, जैसे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण, यह तब होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है ये तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, इससे सूर्य की सतह पूरी तरह से छाया से ढक जाती है। यह ग्रहण पृथ्वी के छोटे से क्षेत्र में ही दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है टोटल इक्लिप्स को इस प्रकार से। ठीक है, अब दूसरा है आपका आंशिक सूर्य ग्रहण, पार्शियल सोलर इक्लिप्स। यह तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। ठीक है, जब एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में सूर्य का केवल एक हिस्सा ही ढका हुआ दिखाई देता है और यह इसे अर्धचंद्राकार आकार प्रदान करता है। ठीक है, ये इस प्रकार से। इसके अतिरिक्त है वलयाकार एनुलर सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण। यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है। चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है। यह ग्रहण सूर्य को पूरी तरह नहीं ढकता, इसमें चंद्रमा के चारों ओर एक वलय दिखाई पड़ता है। ये आपका ये सबसे दूर है यहां पर। इसके अतिरिक्त मिश्रित हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। पृथ्वी की सतह वक्री है, इसलिए चंद्रमा की छाया अलग अलग समय में पूरी पृथ्वी पर पड़ती है। इस प्रकार कभी वलयाकार ग्रहण और कभी पूर्ण ग्रहण घटित होता है। इसी को जो है मिश्रित सूर्य ग्रहण कहते हैं। यहां देखिए सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स को दिखाया गया। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है? चंद्रमा जो है वो सन और अर्थ के मध्य में जाता है। जब तीनों एक सीध में होते हैं तो फुल शैडो बनता है, मतलब टोटल इक्लिप्स सोलर इक्लिप्स होगा। ठीक है, जब ये एक सीध में नहीं होगा, इधर कहीं होगा, तो ये क्या होगा? यहां पार्शियल सोलर इक्लिप्स होगा। इसी प्रकार लूनर इक्लिप्स में क्या होता है? सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आयकर अपीलीय प्राधिकरण ITAT ने कहा है कि गूगल इंडिया द्वारा गूगल की आयरलैंड इकाई को किया गया भुगतान रॉयल्टी नहीं है। वर्ष 2013 में आयकर विभाग ने गूगल को एक नोटिस जारी किया था। इसमें गूगल इंडिया द्वारा गूगल आयरलैंड को किए गए भुगतानों को रॉयल्टी भुगतान के रूप में दर्शाने का प्रस्ताव रखा गया था गूगल इंडिया द्वारा। रॉयल्टी क्या मतलब होता है? रॉयल्टी से तात्पर्य उस भुगतान से है जो किसी परिसंपत्ति के उपयोग के लिए उसके स्वामी को चुकाया जाता है। रॉयल्टी से अर्जित आय भारत में कर के अधीन है। इस फैक्ट को आप जरूर याद रखिएगा कि रॉयल्टी से अर्जित आय जो है वो भारत में कर के अधीन है। आयकर अपीलीय प्राधिकरण ITAT ने
अब अपने निर्णय में कहा कि गूगल द्वारा आयरलैंड की अपनी इकाई को किया गया भुगतान रॉयल्टी नहीं है, इसलिए यह विद होल्डिंग टैक्स के अधीन नहीं है, अर्थात इस संबंध में भारत में कर वसूलने स्रोत पर कर कटौती का मामला नहीं बनता है। अब प्रश्न उठता है कि विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है। विद होल्डिंग टैक्स को रिटेंशन टैक्स या प्रतिधारण कर भी कहते हैं या इसके रूप में भी जाना जाता है। यह क्या होता है? यह किराया, कमीशन या पेशेवर सेवाओं के लिए भुगतान करते समय जो कर है या टैक्स है उसको रोक कर रखने का करदाता का दायित्व है। जो टैक्स पेयर है ये इसकी जिम्मेदारी है कि जो किराया, कमीशन या पेशेवर सेवाओं के लिए जो भुगतान कर रहा है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको वो रोक कर रखे, होल्ड करके रखे। आयकर आईटी अधिनियम की धारा 195 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अनिवासी व्यक्तिगत खाते में, अच्छा जो एनआरआई अकाउंट होगा, अनिवासी व्यक्तिगत खाते में भुगतान करता है तो उसमें से कर का भुगतान करना उस व्यक्ति का दायित्व होगा। ऐसे भुगतानों पर लागू कर की दर दोहरे कराधान से बचाव समझौते द्वारा निर्धारित की जाती है। दोहरे कराधान से बचाव समझौते डीटीएए का इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होगा? डबल टैक्सेशन एवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं दोहरे कराधान से बचाव समझौता। DTAA भारत और किसी अन्य देश के बीच हस्ताक्षरित एक कर संधि होती है या है। इसके तहत करदाता जो होता है, जो टैक्स पेयर है, वो स्रोत देश के साथ साथ जहां से वो इनकम जनरेट हो रही है तो सोर्स देश हो गया, के साथ साथ उनके निवास वाले देश से भी, अर्थात वो कंपनी जिस देश की है, मान लीजिए गूगल आपकी अमेरिकन कंपनी है और वो इनकम कहां जनरेट कर रही है? भारत में, तो भारत उसका सोर्स देश हो गया और उसकी निवास कंपनी कौन सी हो गई? अमेरिका हो गई। तो निवास वाले देश से भी अर्जित अपनी आय पर दोहरे करों का भुगतान करने से बच जाते हैं। भारत का 80 से अधिक देशों के साथ दोहरे कराधान से बचाव का समझौता है। इसमें लाभांश, ब्याज, रॉयल्टी आदि जैसे भुगतानों पर विद होल्डिंग टैक्स भी शामिल है। आगे चलते हैं, जो सुर्खियों में चीजें रही उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिशन प्रमुखों का सम्मेलन। तो हाल ही में विदेश मंत्रालय ने गुजरात के केवड़िया में मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन का आयोजन किया है। तो देखिए, यही केवड़िया में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो यहीं पर है। यूनिटी ऑफ स्टैचू या स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात के केवड़िया में ही स्थित है। तो देखिए, ये फैक्ट याद रखिएगा कि मिशन प्रमुखों का सम्मेलन किस मंत्रालय ने आयोजित किया? विदेश मंत्रालय में। और इसका 10वां सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? गुजरात के केवड़िया में। यह सम्मेलन दुनिया भर के राजदूतों और उच्चायुक्तों सहित भारतीय मिशनों के 100 से अधिक प्रमुखों को एक मंच पर लाता है। इस सम्मेलन में समकालीन भू राजनीतिक और भू आर्थिक, पर्यावरण, कनेक्टिविटी तथा भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताओं संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया था। इसके अलावा राज्यों को वैश्विक पटल पर लाने के लिए राजदूतों और उच्चायुक्तों को अपने मूल तथा भारत के प्रमुख मिशनों जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आदि के प्रति संवेदनशील होने का आह्वान किया गया था। आगे बढ़ते हैं, जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति, जिसे शॉर्ट में हम लोग दिशा कहते हैं, DISHA। तो इस समिति के बारे में याद रखिएगा, जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति, जिसे शॉर्ट में हम लोग दिशा कहते हैं। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में दिशा बैठक की अध्यक्षता की। देखिए, दिशा समितियों का गठन जो है ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों में किया है जम्मू कश्मीर में। और ये जो दिशा होती है, अर्थात जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति, ये संबंधित वहां का जो संसद सदस्य होता है, इन समितियों के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इनके सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संबंधित क्षेत्र का जो सदस्य होता है वो दिशा का, संसद सदस्य होता है वो दिशा का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इन समितियों को 3 महीने में एक बार बैठक होती है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, 3 महीनों में एक बार बैठक होती है। इन बैठकों के माध्यम से जिलों के कुशल और समयबद्ध विकास की निगरानी की जाती है। यह निगरानी निम्नलिखित जांच के द्वारा होती है। कौन कौन सी जांच? केंद्रीय योजनाओं का उचित कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं, निर्वाचित प्रतिनिधियों के सभी स्तरों पर बेहतर समन्वय के माध्यम से,
बैठक बुलाने तथा प्रभावी एवं समय पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व जो होता है वो जिला कलेक्टर का होता है। आगे बात करते हैं वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा, ग्लोबल मीथेन प्लीज जीएमपी के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा में शामिल हो गया। ये जो वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा है इसको वर्ष 2021 में COP26 जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन COP26 होता है UNFCCC COP26 से कह सकते हैं, जो कि आपका कहां पे हुआ था, यूके के ग्लासगो में आयोजित किया गया था। तो इसके दौरान इसको अर्थात वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा जीएमपी को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्रवाई को उत्प्रेरित करना है। इसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ करते हैं। वर्तमान में इसमें 100 से अधिक देश भागीदार हैं। ये सभी देश सामूहिक रूप से वैश्विक मानव जनित मीथेन उत्सर्जन के 45% के लिए जिम्मेदार हैं। सदस्य देश वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को वर्ष 2020 के स्तरों के नीचे कम से कम 30% तक कम करने के लिए सामूहिक रूप से प्रतिबद्ध होते हैं। यहाँ याद रखिएगा क्या भारत इसका सदस्य है। तो भारत जो है जीएमपी अर्थात वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा का हिस्सा नहीं है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है कि भारत इसका हिस्सा नहीं है। क्यों हिस्सा नहीं? क्योंकि भारत ने व्यापार, देश के विशाल कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन की भूमिका पर इसके प्रभाव से जुड़ी चिंताओं के कारण इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब आगे बात करते हैं बासमती चावल की नई किस्मों के बारे में। तो देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बासमती चावल की नई किस्में विकसित की हैं। ये किस्में क्या है, इनकी क्वालिटी क्या है? तो ये धान के 2 सामान्य रोगों, एक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग और एक कवक संबंधी रोग तथा शाकनाशियों के विरुद्ध प्रतिरोधी हैं। 35% तक जल संरक्षित कर सकती हैं। क्योंकि धान की फसल की वृद्धि के लिए चावल की प्रत्यक्ष बीजारोपण विधि का उपयोग किया जाता है। चावल की प्रत्यक्ष बीजारोपण विधि DSR डायरेक्ट सीडेड राइस का उपयोग किया जाता है। बासमती किस्म का विदेशों में बड़ा बाजार है। यह प्रतिवर्ष लगभग 30,000 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा लाती है। यह अपनी माउथफिल, सुगंध, पकने पर दाने की लंबाई और स्वाद के लिए जानी जाती है। ऐसे राज्य जिन्हें बासमती के लिए भौगोलिक संकेतक दर्जा प्राप्त है, GI टैग प्राप्त है, वो राज्य कौन से? जम्मू कश्मीर के कुछ चुनिंदा जिले, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। आगे बात करते हैं चंदन के बारे में। चंदन स्पाइक रोग SSD सैंडल स्पाइक डिजीज, जो मुख्य रूप से वन क्षेत्रों तक ही सीमित था पहले, अब व्यावसायिक क्षेत्रों में भी फैलना शुरू हो गया है। SSD फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया के कारण होता है। ध्यान रखिएगा ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। कौन सा बैक्टीरिया? फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया के कारण। इसका अभी तक कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। चंदन के वृक्ष के बारे में बात करें तो एक सदाबहार वृक्ष है। क्या है? सदाबहार वृक्ष है। इसका वितरण ये कहाँ पाया जाता है? ज्यादातर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। इसका हैबिटेट कहाँ पर है, कैसा होता है? तो तटीय शुष्क वनों से लेकर के 700 मीटर की ऊंचाई तक। इसके लिए मृदा कौन सी चाहिए होती है? आमतौर पर रेतीली या पथरीली लाल मिट्टी में उगता है। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है और वार्षिक वर्षा 500 से 3000 मिलीमीटर तक। आगे बात करते हैं गामा किरण विस्फोट या प्रस्फुटन, गामा रे बर्स्ट GRB के बारे में। खगोलविदों ने अब तक की सबसे चमकीली प्रकाश की चमक का अवलोकन किया। यह चमक पृथ्वी से 2.4 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर घटित एक परिघटना से उत्पन्न हुई है। यह घटना गामा किरण विस्फोट या प्रस्फुटन है। यह घटना गामा किरण विस्फोट या प्रस्फुटन है। इसे GRV 2210009A नाम दिया गया है। देखिए इस प्रकार का GRV तब होता है जब एक विशाल तारे का सुपरनोवा में विस्फोट होता है। इससे अधिकांश मामलों में एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। GRV जो है, गामा रे बर्स्ट जो है, ये बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में देखे गए सबसे शक्तिशाली विस्फोट हैं। वे संक्षिप्त लेकिन तीव्र गामा विकिरण की चमक होती है इसमें। इन विस्फोटों से उतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है जितनी सूर्य अपने पूरे 10 बिलियन वर्ष के अस्तित्व के दौरान उत्सर्जित करेगा। आगे बात करते हैं नमका-चू का युद्ध के बारे में। तो ध्यान रखिएगा नमका-चू का युद्ध भारत और चीन के मध्य में होता है, मध्य लड़ा गया था। और ये किससे संबंधित? जो 1962 का जो भारत चाइना युद्ध होता है उसी से संबंधित है ये नमका-चू का युद्ध। तो वर्ष 1962 का भारत चीन युद्ध 20 अक्टूबर को शुरू हुआ था। इस दिन चीनी सेना ने नमका-चू नदी के तट पर भारतीय चौकियों पर हमला किया था। यह नदी अरुणाचल प्रदेश में थंगला रेंज, अरुणाचल प्रदेश में
थंगला रेंज के दक्षिण में प्रवाहित होती है, जो नमकाचू नदी है। भारत ने विवादित क्षेत्रों में चीनी विस्तार भारत ने विवादित क्षेत्रों में चीनी विस्तार को रोकने के लिए फॉरवर्ड पॉलिसी के हिस्से के रूप में नमकाचू में अपनी चौकियां या ढोला चौकी स्थापित की थी। भारतीय सैनिक संख्या बल में कम थे तथा उनके पास हथियार व रसद भी बहुत कम थी, फिर भी वे चीनी सैनिकों से वीरतापूर्वक लड़ते रहे थे। काशी तमिल संगमम अर्थात समागम की बात करते हैं तो देखिए, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 1 माह तक चलने वाली काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के आयोजन की घोषणा की। तो ध्यान रखिएगा, काशी तमिल संगमम कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा का आयोजन किया जाएगा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। यह कार्यक्रम वाराणसी और तमिलनाडु के बीच, किसके मध्य में? वाराणसी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान के बंधन तथा प्राचीन सभ्यतागत संबंधों की पुनः खोज करेगा। तो ध्यान रखिएगा, बनारस और तमिलनाडु के मध्य है ये। इसका उद्देश्य वाराणसी और तमिलनाडु के बीच गहरे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU इसके आयोजन के लिए एक ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करेंगे। तो ध्यान रखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आगे बात करते हैं आयुर्वेद दिवस के बारे में। तो देखिए, वर्ष 2016 से धन्वंतरी जयंती या धनतेरस का आयोजन जो है वो आयुर्वेद दिवस के रूप में किया जा रहा है। तो जो दिवाली के दिन पहले धनतेरस होता है, वो धनतेरस उसको हम लोग आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाते हैं 2016 से। इसका उद्देश्य आयुर्वेद पद्धतियों का प्रचार करना और स्वस्थ जीवन शैली जीने में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर बल देना है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, 2016 से मनाया जा रहा है। चूंकि हर साल ये इसका डेट बदलेगा, तो कोई फिक्स डेट नहीं होता है। 2022 का जो आयुर्वेद दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया है? 23 अक्टूबर को। ठीक है, 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी 2022 की हर दिन हर घर आयुर्वेद। हर दिन हर घर आयुर्वेद, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद के लाभों को लोगों और जमीनी समुदाय तक पहुंचाना है। देखिए, आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल की एक पारंपरिक प्रणाली है। यह रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करती है। यह प्रणाली चेतना, मन शरीर विज्ञान, व्यवहार और पर्यावरण के जैविक तंत्र पर आधारित है। आगे बात करते हैं चर्चित स्थलों के बारे में। सबसे पहले हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं, जो कि उत्तराखंड में है। प्रधानमंत्री ने हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाली एक रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी है। हेमकुंड साहिब 4329 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक गुरुद्वारा है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में फूलों की घाटी के निकट स्थित है। हेमकुंड साहिब नाम गुरुद्वारे से सटी ग्लेशियर झील हेमकुंड के नाम पर रखा गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है बर्फ की झील, हेमकुंड का मतलब है। यह सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह को समर्पित है। इसका उल्लेख 10वें ग्रंथ में किया गया है, जिसका श्रेय गुरु गोबिंद सिंह को दिया जाता है। अब बात करते हैं केन्या की, जिसकी राजधानी नैरोबी है। तो देखिए, चर्चा में क्या होता है, केन्या में भारतीय राजदूत ने 2 भारतीय नागरिकों के लापता होने के संबंध में केन्या के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। केन्या की बात करें तो केन्या एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। आप यहां मैप में इसको देख सकते हैं, ये पूर्वी अफ्रीकी देश है और यह ग्रेट रिफ्ट वैली में स्थित है। राजनीतिक सीमाओं की बात करें तो इसके एक तरफ इथोपिया है, एक तरफ दक्षिणी सूडान है, एक तरफ युगांडा है और एक तरफ तंजानिया है। ठीक है, और इधर आपका सोमालिया है। तो इथोपिया, दक्षिणी सूडान, युगांडा, तंजानिया और सोमालिया, कुल 5 देशों से इसकी सीमा साझा होती है। और हिंद महासागर केन्या के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और ध्यान रखिएगा, जो विषुवत रेखा है, आप यहां देख सकते हैं, विषुवत रेखा जो है वो केन्या से होकर के गुजरता है, केन्या और सोमालिया से। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो उच्चतम बिंदु यहाँ का क्या है? माउंट केन्या तंजानिया के माउंट किलिमंजारो के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी वहां की कौन सी है? माउंट किलिमंजारो है, जो कि तंजानिया में स्थित है। दूसरी माउंट केन्या है। यहाँ की प्रमुख नदियों में सफेद नील और टाना नदी शामिल है। जबकि झीलों में आप यहाँ पे देखेंगे तुर्काना झील है। झीलों में आप जब देखेंगे यहाँ पे तुर्काना झील है, ये लेक तुर्काना। ठीक है, तो तुर्काना झील है
तुर्काना झील के बारे में याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी स्थायी मरुस्थलीय झील और सबसे बड़ी क्षारीय झील कौन सी है? तुर्काना झील केन्या की। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना कि विश्व की सबसे बड़ी स्थायी मरुस्थलीय झील और सबसे बड़ी क्षारीय झील कौन सी है? वो तुर्काना है। विक्टोरिया झील के बारे में बात करें, लेक विक्टोरिया, आप यहां मैप में देख सकते हैं। तो लेक विक्टोरिया जो है ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, जो केन्या, इधर केन्या है, इधर तंजानिया है और युगांडा में विस्तृत है और इससे होकर के भी जो है विषुवत रेखा गुजरती है। तो विश्व की वो कौन सी झील है जिससे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है? तो वो कौन सी है? विक्टोरिया झील है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।